दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं और हमारे रिश्ते मिलकर हमें वो इंसान कैसे बनाते हैं जो आज हम हैं? क्यों कुछ लोग जिंदगी के तूफानों में भी मजबूत रहते हैं, जबकि कुछ छोटी सी मुश्किल में टूट जाते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इंसानी दिमाग और रिश्तों के रहस्यों को खोल देती है, द डेवलपिंग माइंड, जिसे लिखा है मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डैनियल सीगल ने। ये किताब सिर्फ मनोविज्ञान की थ्योरी नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव, हमारी यादें, हमारी भावनाएं और हमारे रिश्ते हमारे मस्तिष्क की बनावट तक को बदल देते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे बचपन के रिश्ते हमारे दिमाग को आकार देते हैं, क्यों यादें और भावनाएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं, और कैसे प्यार, लगाव और मानवीय जुड़ाव हमारे दिमाग के तारों को फिर से जोड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात, इस ज्ञान को समझकर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी भावनाओं को संतुलित रख सकते हैं और अपने जीवन को पहले से ज्यादा गहराई और मजबूती दे सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं वो आपकी सोच, आपके रिश्ते और शायद आपकी जिंदगी तीनों को बदल सकती हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समझ मिले, तो चैनल बुक विजडम समरीवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को सफलता, मानसिकता, माइंडसेट और विकास के नजरिए से आसान भाषा में समझाते हैं। अब चलिए कदम रखते हैं द डेवलपिंग माइंड की उस दुनिया में जहां दिमाग और रिश्ते मिलकर बनाते हैं हमारी असली पहचान। मन, मस्तिष्क और रिश्ते, द इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव। किसी भी इंसान को समझने से पहले हमें यह समझना होगा, मन या माइंड असल में है क्या? क्या ये सिर्फ हमारे मस्तिष्क की संरचना है या सिर्फ हमारी नसों का सिस्टम? डॉक्टर सीगल कहते हैं इसका जवाब इससे कहीं गहरा है। मन सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये हमारे रिश्तों और अनुभवों से भी बनता है। दिमाग अकेला नहीं सोचता, वो दूसरों के साथ जुड़कर विकसित होता है। एक बच्चे के लिए दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता उसके माता पिता से होता है। अगर माता पिता प्यार करने वाले, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से उपस्थित हों, तो बच्चे का दिमाग स्वस्थ रूप से विकसित होता है। लेकिन अगर बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए, उसे बार बार नजरअंदाज किया जाए या उसकी भावनाओं को महत्व न दिया जाए, तो उसका मानसिक विकास रुक जाता है। डॉक्टर सीगल इस समझ को एक नए क्षेत्र से जोड़ते हैं, इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी, यानी ऐसा विज्ञान जो बताता है कि आत्मानवीय जुड़ाव ही न्यूरल जुड़ाव बनाता है। यानी हम जैसे रिश्ते बनाते हैं, जैसे प्यार करते हैं, जैसे हमें सहारा या अनदेखी मिलती है, वही हमारे दिमाग के अंदर नए कनेक्शंस बनाते हैं। सोचिए, जब आप किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरते हैं, वो बस बीता हुआ वक्त नहीं होता, वो आपके दिमाग में दर्ज हो जाता है, आपकी यादों, भावनाओं और यहाँ तक कि आपके न्यूरॉन्स की बनावट में। इसलिए रिश्ते सिर्फ भावनात्मक बंधन नहीं है, वे जैविक शक्तियां हैं जो हमें आकार देती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वो अद्भुत क्षमता जो जिंदगी भर बदलती और बढ़ती रहती है। एक उदाहरण याद कीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का। वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके मस्तिष्क में बाएं और दाएं हिस्से को जोड़ने वाला भाग, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, आम लोगों से बड़ा था। क्या वो ऐसे पैदा हुए थे, या फिर उनकी लगातार गहरी सोच, उनके अनुभवों और अध्ययन ने उनके दिमाग की तारें मजबूत कर दी? अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का जीवंत उदाहरण है। यानी हमारा दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे रिश्ते, हमारी यादें और हमारे अनुभव हर दिन हमारे दिमाग को नया आकार देते रहते हैं। डॉक्टर सीगल बताते हैं कि माइंड 3 मुख्य ताकतों से बनता है। एक, हम दुनिया से जानकारी कैसे लेते और साझा करते हैं। 2, हमारे जैविक सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, जो इस प्रक्रिया को सहारा देते हैं। 3, और हमारे रिश्ते, जो इन प्रक्रियाओं को दिशा देते हैं। ये तीनों मिलकर बनाते हैं मन, एक जीवित, लगातार बदलता नेटवर्क जो बायोलॉजी से भी ज्यादा बस मानवीय जुड़ाव से आकार लेता है। तो दोस्तों,
जब हमारा मन और दिमाग इतने गहराई से हमारे रिश्तों से जुड़े हैं, तो सवाल उठता है, हमारी यादें इस कहानी में क्या भूमिका निभाती हैं? क्या हमारी स्मृतियां सिर्फ गुजरा हुआ अतीत है, या वे भी हमारे वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करती हैं? आइए अगले भाग में जानते हैं। मेमोरी, यादों की गहराई और उनका जादू। पार्ट 2, यादें, मेमोरी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मन के सबसे रहस्यमयी हिस्से की, यादें। क्या आपने कभी सोचा है कि यादें वास्तव में होती क्या हैं? क्या वे बस किसी फाइल की तरह हमारे दिमाग में बंद हो जाती हैं, जिन्हें हम चाहें तो खोल लें और फिर बंद कर दें? असल में ऐसा नहीं है। यादें किसी एक जगह पर स्टोर नहीं होती। वे हमारे दिमाग के असंख्य न्यूरॉन्स के नेटवर्क में बसी होती हैं। जब हम कोई अनुभव करते हैं, एक न्यूरॉन सक्रिय होता है, फिर वह दूसरे न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है और यही श्रृंखला मिलकर बनाती है एक स्मृति, यानी एक मेमोरी पैटर्न। लेकिन याद रखिए, ये रिकॉर्डिंग कैमरे की तरह परफेक्ट नहीं होती। हर बार जब हम किसी घटना को याद करते हैं, हम उसे उसी रूप में नहीं देखते, बल्कि हमारे वर्तमान अनुभव और भावनाएं उस याद को फिर से गढ़ देती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप और आपका एक दोस्त किसी पार्टी में गए। आप दोनों एक ही जगह थे, लेकिन जब बाद में उस पार्टी को याद करेंगे तो आपकी यादें अलग होंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस पल को अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण से महसूस किया और उसने अपने तरीके से। यही है यादों की सबसे दिलचस्प बात। वे व्यक्तिगत होती हैं। वे उस पल की भावना, माहौल और आपके अनुभवों का मेल होती हैं। कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वे कहाँ से आईं। इन्हें कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरीज, यानी ऐसी यादें जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, भले ही हमें उनका सचेत रूप से याद ना हो। टॉ सिग्गल एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा जिसे बचपन में एक खिलौने की आवाज से डर लगा था, वो हर बार उस आवाज को सुनकर रो पड़ता था। वर्षों बाद जब वह बड़ा हो गया, तो भी वही आवाज उसे असहज कर देती थी, भले ही उसे कारण याद न रहा हो। इसका मतलब है, हमारा दिमाग भावना को याद रखता है, भले ही दिमाग घटना को भूल जाए। यानी जब भी हम कोई याद दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग उसे फिर से लिखता है। हमारी करंट मूड, हमारी स्थिति और हमारे नए अनुभव उस याद को थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी पुराने सफर को याद करते हैं, जैसे पेरिस का एफिल टॉवर, तो आपको सिर्फ दृश्य ही याद नहीं आता, बल्कि उस दिन का मौसम, भूख लगने की अनुभूति या कोई अजीब सी घटना, जैसे पास में किसी कुत्ते का काट लेना, सब एक साथ दिमाग में लौट आते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क एसोसिएशन बनाता है। विज्ञान कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो अनुभव साथ में घटते हैं, उनके न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसीलिए जब हम किसी एक चीज को याद करते हैं, तो उससे जुड़ी सारी बातें भी दिमाग में सक्रिय हो जाती हैं। यादें स्थिर नहीं होती, वे जीवित होती हैं। हर पल हमारे वर्तमान और भविष्य से आकार लेती रहती हैं। इसीलिए दो लोग एक ही घटना को जीते हैं, पर उनकी यादें पूरी तरह अलग होती हैं, क्योंकि हर इंसान की यादें उसके अपने अनुभव, उसकी भावनाओं और उसके जीवन के संदर्भ में बनती हैं। और यही समझ हमें एक गहरी सीख देती है। अगर हमारी यादें जिंदा हैं, तो हम उन्हें नया रूप कांच भी दे सकते हैं। हम अपने अतीत की व्याख्या बदलकर अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यादें सिर्फ बीते हुए पल नहीं हैं, वे हमारे व्यवहार, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों का भी आधार है। अगर हम अपने पुराने दर्द को नए अर्थ से देखें, तो हमारा दिमाग नई वायरिंग बना लेता है, यानी हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन परसेप्शन चेंजेस। तो जब अगली बार कोई पुरानी याद आपको चोट पहुंचाए, तो रुकिए और उसे नए नज़रिए से देखिए, क्योंकि आप उस याद को बदल नहीं सकते, पर उसके मतलब को बदल सकते हैं, और वही बदलता है आपका भविष्य। तो दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि हमारी यादें कैसे हमारे दिमाग और व्यवहार को आकार देती हैं, तो अब सवाल उठता है, इन यादों और अनुभवों से सबसे गहरी चीज कौन सी बनती है? वो है अटैचमेंट, लगाव। वो रिश्ता जो बचपन में शुरू होता है और पूरी जिंदगी हमें दिशा देता है। आइए अगले भाग में जानते हैं कैसे प्यार, सुरक्षा और लगाव हमारे दिमाग को गढ़ते हैं।
पार्ट 3, लगाव, अटैचमेंट। कैसे हमारे रिश्ते हमारे दिमाग को आकार देते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों कुछ लोग रिश्तों में बहुत सहज होते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा डर या दूरी महसूस करते हैं। क्यों कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर देता है और कोई उन्हें भीतर ही भीतर दबा लेता है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अटैचमेंट यानी लगाव से। डैनियल सिगल बताते हैं कि बचपन में हमारी पहली दुनिया होती है। हमारे माता पिता या जो भी हमें पालते हैं वही लोग हमारे पहले रिश्ते बनाते हैं और इन्हीं रिश्तों की भाषा से हमारा दिमाग प्यार, डर, सुरक्षा और जुड़ाव को समझना शुरू करता है। जब कोई बच्चा रोता है और उसकी माँ उसे गोद में उठा लेती है तो सिर्फ उसका रोना नहीं रुकता बल्कि उसके दिमाग में सुरक्षा का एक नेटवर्क बनता है। दिमाग सीखता है मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ। लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है कि बच्चा रोए और कोई न आए या उसे अनदेखा कर दिया जाए तो दिमाग एक दूसरा पैटर्न सीखता है। शायद मैं महत्वहीन हूँ, शायद मुझे प्यार नहीं मिल सकता। यही शुरुआती अनुभव बाद में हमारे हर रिश्ते की नींव बन जाते हैं। हम जिस तरह प्यार करते हैं, जिस तरह डरते हैं और जिस तरह किसी पर भरोसा करते हैं, सब कुछ इन शुरुआती जुड़ावों से तय होता है। अटैचमेंट के 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक सिक्योर अटैचमेंट, सुरक्षित लगाव, जब बचपन में प्यार, ध्यान और स्थिरता मिलती है। ऐसे लोग बड़े होकर भरोसेमंद और भावनात्मक रूप से संतुलित बनते हैं। 2, अवॉइडेंट अटैचमेंट, दूरी वाला लगाव, जब बच्चे की ज़रूरतें अनदेखी की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति बाद में रिश्तों में बहुत दूरी बना लेता है क्योंकि उसने सीखा होता है किसी पर निर्भर मत रहो वरना दर्द होगा। 3, एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, दुविधा वाला लगाव, जब कभी प्यार मिला कभी अनदेखी। ऐसे लोग बहुत क्लिंगी या असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि सामने वाला रहेगा या नहीं। 4, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, अव्यवस्थित लगाव, जब रिश्ता ही डर और सुरक्षा दोनों का स्रोत हो। जैसे अगर वही व्यक्ति जिसने प्यार दिया उसने कभी सजा या डर भी दिया, तब बच्चा उलझ जाता है। जिससे प्यार चाहिए उसी से डर भी लगता है। डॉक्टर सिगल कहते हैं अटैचमेंट शेप्स द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन, यानी हमारे रिश्ते हमारे मस्तिष्क की बनावट को आकार देते हैं। ये सिर्फ भावनात्मक नहीं, न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। बचपन में जो रिश्ते सुरक्षित होते हैं वे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाते हैं जो हमें आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और समझ सिखाता है। लेकिन अगर रिश्ते असुरक्षित हों तो यह हिस्सा सही से विकसित नहीं होता और हमें भावनाओं को संभालने में मुश्किल होती है। अब सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे की आंखों में देखती है, मुस्कुराती है और उसे गले लगाती है तो ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं होता, यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल संवादखार होता है। उनकी आंखों की संपर्क से बच्चे के दिमाग में ऑक्सीटोसिन निकलता है जिसे बंडिंग हार्मोन कहा जाता है। यानी प्यार सिर्फ एहसास नहीं, वह एक अरासायनिक वास्तविकता है। अब यहाँ आती है सबसे खूबसूरत बात, भले ही हमारा बचपन जैसा भी रहा हो, हमारा दिमाग बदल सकता है। इसे कहते हैं अन्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी मस्तिष्क की क्षमता खुद को नया रूप देने की। अगर किसी को बचपन में प्यार नहीं मिला तो वह बाद में ऐसे रिश्ते बना सकता है जहां उसे भरोसा और सच्चा अपनापन मिले। धीरे धीरे उसका दिमाग नए पैटर्न सीखता है, नए सुरक्षित सर्किट बनाता है। यही कारण है कि थेरेपी, गहरी दोस्ती या सच्चा रिश्ता किसी की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब कोई आपको समझता है तो आपका दिमाग रीवायर होता है। तो दोस्तों, रिश्ते सिर्फ दिल का मामला नहीं है, वे दिमाग का विकास साइंस तय करते हैं। और यही है द डेवलपिंग माइंड का सबसे बड़ा संदेश। हमारे रिश्ते हमें गढ़ते हैं, हमें हील करते हैं और हमें इंसान बनाते हैं। अगर आप भी अपने रिश्तों की गहराई को और अपने मन की वायरिंग को समझना चाहते हैं तो चैनल बुक विजडम समरी आर्ट को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम समझेंगे कैसे हमारे इमोशंस हमारे माइंड को शेप करते हैं। पार्ट 4, भावनाएं, इमोशंस और सेल्फ अवेयरनेस। कभी आपने महसूस किया है कि किसी छोटी सी बात पर अचानक गुस्सा आ जाता है या किसी पुराने गाने को सुनकर आंखें भर आती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है
भावनाएं हमें कंट्रोल करती हैं। डैनियल सिगल कहते हैं, भावनाएं हमारे मस्तिष्क की एनर्जी वेव्स है। वे हमारे अंदर चलने वाली उस धड़कन की तरह हैं जो हमें बताती हैं कि हम जिंदा हैं और हर पल किसी अनुभव से गुजर रहे हैं। भावना का मतलब है मोशन इन माइंड, यानी माइंड की मूवमेंट। वे रुकती नहीं, बहती हैं, और जब हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वे दबकर और गहरी हो जाती हैं। भावनाएं 3 स्तरों पर काम करती हैं। एक शारीरिक, फिजिकल, जब डर लगता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब प्यार होता है तो सुकून महसूस होता है। 2 मानसिक, हमारी सोच उस भावना से जुड़ जाती है। अगर किसी ने धोखा दिया तो हम सोचने लगते हैं, क्या मैं भरोसे के लायक हूँ? 3 सामाजिक, रिलेशनल, हमारी भावनाएं हमारे रिश्तों को आकार देती हैं। अगर हम अपने गुस्से या दुख को समझ नहीं पाते तो वही रिश्तों में दीवार बन जाता है। अब जरा सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे से प्यार भरे स्वर में बात करती है तो बच्चा सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा होता, वह इमोशन को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, यानी उसके दिमाग में उस भाव की लहर दर्ज हो रही होती है। डॉक्टर सिगल के अनुसार भावनाएं हमारे मस्तिष्क की इंटीग्रेशन का मुख्य हिस्सा है। अगर हम अपनी भावनाओं को पहचानें, समझें और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें तो हमारा मस्तिष्क संतुलित रहता है। लेकिन अगर हम उन्हें अनदेखा करें तो दिमाग के हिस्से आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, यह मेरी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उलट है। भावनाएं कमजोरी नहीं है, वे हमारे भीतर की जागरूकता की खिड़कियां हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वह दूसरों की भावनाएं भी बेहतर समझता है। इसी को कहते हैं सहानुभूति। और एम्पैथी ही हमें मानव बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो भावनाओं को दिशा देती है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है भावनाओं को बिना जज किए देखना, उन्हें दबाना नहीं, बल्कि यह समझना कि मैं यह क्यों महसूस कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आया तो खुद से पूछिए, क्या मैं आहत हूं? क्या मुझे अनदेखा किया गया? जब आप अपनी भावना के पीछे के कारण को पहचानते हैं तो आप उस भावना से बड़े हो जाते हैं, यानी आप उसके गुलाम नहीं बल्कि उसके पर्यवेक्षक बन जाते हैं। टॉ सिगल कहते हैं, नेम इट टू टेम इट, यानी अगर आप किसी भावना को नाम दे देते हैं तो वह आपको परेशान करना बंद कर देती है, क्योंकि दिमाग का वह हिस्सा जो सोचता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वह उस हिस्से को शांत कर देता है जो केवल प्रतिक्रिया देता है, अमीगडाला। यानी जैसे ही आप कहते हैं मैं गुस्से में हूं तो आप अपने गुस्से से थोड़ा अलग खड़े हो जाते हैं, आप उसे ऑब्जर्व करते हैं और वहीं से शुरू होती है सेल्फ कंट्रोल की ताकत। अब बात करते हैं उन भावनाओं की जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं, प्यार, करुणा, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब हम प्यार महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन निकलता है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। और जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो दिमाग के प्लेजर सेंटर में डोपामीन बढ़ता है, यानी सकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर और दिमाग दोनों को हील करती हैं। लेकिन सिगल एक बहुत गहरी बात कहते हैं, भावनाओं से भागना नहीं है, उन्हें इंटीग्रेट करना है। क्योंकि जब आप किसी दर्द को महसूस करते हैं तो आप उसे अपने जीवन के अर्थ में जोड़ सकते हैं। यानी अगर आपने दर्द झेला तो अब आप दूसरों के दर्द को भी समझ सकते हैं। अगर आपने अकेलापन महसूस किया तो आप किसी और के अकेलेपन में रोशनी बन सकते हैं। यही है भावनाओं का असली उद्देश्य, हमें मानवा बनाना। तो दोस्तों, अगर आप अपने अंदर चल रही भावनाओं को समझना सीख लें तो आप अपने रिश्तों को, अपने निर्णयों को और अपनी शांति को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, भावनाएं दुश्मन नहीं, वे आपके टीचर हैं। और अगर आप अपने मन को हील करना चाहते हैं तो अपने दिल से शुरू कीजिए। अगर यह विचार आपको छू गया हो तो चैनल बुक विजडम समरी मैन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हमारा सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण, हमारे पूरे जीवन का संतुलन तय करता है। पार्ट 5, आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन और मन का संतुलन। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, भले ही हालात तूफान जैसे हों,
वहीं कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं या गुस्से में खुद को खो देते हैं। क्या फर्क है दोनों में? फर्क है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने दिमाग और भावनाओं को संतुलित रखने की क्षमता। डैनियल सिगल कहते हैं, इंटीग्रेशन लीड्स टू रेगुलेशन, यानी जब हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ, संतुलित और समन्वित होता है तभी हम खुद को नियंत्रित कर पाते हैं। हमारे दिमाग में दो हिस्से होते हैं, एक जो सोचता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और दूसरा जो प्रतिक्रिया देता है, अमीगडला। जब हमें कोई डर, गुस्सा या तनाव होता है तो अमीगडला तुरंत अलार्म बजा देता है, भागो, लड़ो या छिप जाओ। लेकिन अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत है तो वह कहता है, रुको, जरा सोचो, यह वाकई खतरा है या बस डर। यही संवाद तय करता है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम बनेंगे या उनके मालिक। अब सवाल है, यह आत्मनियंत्रण आता कैसे है? यह बचपन से बनता है। जब कोई बच्चा डरता है और उसका माता पिता उसे शांत करता है तो वह सीखता है। भावना को महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कैसे अपनी भावनाओं को रेगुलेट किया जाए। लेकिन अगर किसी को बचपन में यह अनुभव न मिले तो उसका दिमाग तनाव या असुरक्षा में ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देता है। अच्छी बात यह है कि सेल्फ रेगुलेशन सीखी जा सकती है। हम अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे। एक सांस पर ध्यान, ब्रीथिंग अवेयरनेस। जब भी कोई भावना ज्यादा हावी हो जाए, गहरी सांस लें। सांस भीतर जाने और बाहर आने की लय आपके दिमाग को स्थिर कर देती है। तो माइंडफुल पॉज, रुक कर देखना। कोई प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुकिए। यह रुकना आपके दिमाग को प्रतिक्रिया से चयन की स्थिति में ले आता है। 3 बॉडी अवेयरनेस, शरीर पर ध्यान। शरीर हर भावना को पहले महसूस करता है। तनाव में कंधे सख्त हो जाते हैं, चिंता में सीना भारी लगता है। इन संकेतों को पहचानिए, वे भावना की पहली भाषा हैं। 4 पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। किसी कठिन स्थिति में अपने मन में शांत, सुरक्षित जगह की कल्पना कीजिए। दिमाग उस कल्पना को वास्तविक मान लेता है और तनाव घट जाता है। डॉक्टर सिगल कहते हैं, हमारा दिमाग एक रिवर ऑफ इंटीग्रेशन है। एक किनारा है चौस, अराजकता, जहां सब कुछ अस्थिर और असंतुलित है। दूसरा किनारा है रिजिडिटी, जड़ता, जहां सब कुछ ठहरा हुआ, भावहीन है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है इस नदी के बीच में रहना, जहां हम लचीले भी हैं और स्थिर भी। अब सोचिए, जब कोई आपको गुस्से में कुछ कह देता है और आप शांत रहकर जवाब देते हैं, तो असल में आप सिर्फ संयमी नहीं बने, बल्कि आपने अपने दिमाग की वायरिंग बदल दी। हर बार जब आप गुस्से, डर या दुख को शांत होकर संभालते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। धीरे धीरे आप रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। यही है असली ताकत। भावना को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझकर दिशा देना। डॉक्टर सिगल बताते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ हमें शांत नहीं रखती, बल्कि यह हमारे रिश्तों की गुणवत्ता भी तय करती है। जब हम खुद को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम दूसरों पर अपनी भावनाएं नहीं थोपते। हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और एक सेफ स्पेस बना पाते हैं जहां दूसरा व्यक्ति भी खुल सके। यानी आत्मनियंत्रण सिर्फ अपने लिए नहीं, रिश्तों को हील करने का साधन भी है। अब बात करते हैं उस अवस्था की जहां मन पूरी तरह संतुलित हो जाता है, जब हम न तो अपनी भावनाओं से डरते हैं, न उन्हें पकड़ कर रखते हैं, बस उन्हें देखते हैं, समझते हैं और छोड़ देते हैं। यही अवस्था कहलाती है इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, जहां मन, शरीर और भावनाएं एक लय में चलती हैं। पार्ट 6, इंटरपर्सनल कनेक्शन, रिश्तों की गहराई और दिमाग की एकता। हम इंसान हैं और इंसान होने का मतलब ही है जुड़ाव। हमारी पहचान, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी रिश्तों से ही आकार लेती हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ हमारा है, लेकिन सच्चाई यह है हमारा दिमाग एक सोशल ब्रेन है। यह तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं। डैनियल सिगल कहते हैं, द माइंड एग्जिस्ट्स बोथ विद इन अस एंड बिटवीन अस। यानी मन केवल हमारे भीतर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों के बीच भी रहता है। जब एक माता पिता अपने बच्चे को प्यार से देखता है तो उस नज़र में सिर्फ स्नेह नहीं होता,
वह नज़र बच्चे के दिमाग में सैकड़ों नए न्यूरल कनेक्शंस बना रही होती है। एक मुस्कान, एक हल्का स्पर्श या एक गर्म आवाज़, ये सब सिग्नल्स बनकर बच्चे के दिमाग में स्थायी छाप छोड़ देते हैं। डॉ सिगल ने इसे कहा है, द कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स क्रिएट्स द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन। यानी दिमाग की बनावट हमारे आपसी संवादों से तय होती है। किसी बच्चे को बार बार सुकून देने वाली आवाज़ सुनना या प्यार से सहलाया जाना, ये अनुभव उसके दिमाग में सुरक्षा की नींव डालते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा डर, उपेक्षा या कठोरता का सामना करता है तो उसका दिमाग सुरक्षा नहीं बल्कि संघर्ष को याद रखता है। यही कारण है कि रिश्ते सिर्फ भावनात्मक नहीं, जैविक, बायोलॉजिकल भी हैं। हर रिश्ता हमारे भीतर एक नया न्यूरल नेटवर्क बनाता है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई प्रियजन आपके पास बैठता है तो बिना कुछ कहे ही शांति महसूस होती है। यह सिर्फ भावना नहीं, यह दिमाग की केमिस्ट्री है, जहां ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन आपको सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर किसी बच्चे को लगातार उपेक्षा मिले, अगर कोई उसे न सुने, न छुए, न मुस्कुराए, तो उसका दिमाग संबंधों को खतरे से जोड़ना सीख जाता है। बाद में बड़ा होकर वह व्यक्ति या तो दूसरों से दूर भागेगा या फिर डर के कारण ज़रूरत से ज़्यादा चिपक जाएगा। यही है अटैचमेंट स्टाइल्स की जड़, सिक्योर, अवॉइडेंट, रेसिस्टेंट या डिसोनर्गेनाइज्ड। डॉ सिगल कहते हैं, कनेक्शन इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। यानी जुड़ाव कोई विकल्प नहीं, यह जीवन की ज़रूरत है। रिश्तों में जब अट्यूनमेंट होता है, यानी जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं को सही तरह से महसूस और समझ पाते हैं, तो दोनों के दिमाग में तालमेल बनता है। यह तालमेल ही इंटीग्रेशन ऑफ माइंड्स कहलाता है। एक ऐसा जुड़ाव जहां दो मन एक दूसरे के अनुभवों को महसूस करने लगते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है। बच्चा हंसता है, माँ भी हंसती है। बच्चा थोड़ा गिरता है, माँ तुरंत संभाल लेती है। यह सब सिर्फ खेल नहीं, यह एक न्यूरल डांस है जहां दोनों के दिमाग एक ही लय में धड़क रहे होते हैं। यही इंटरपर्सनल सिंक्रोनी की तरह होता है, जब दो इंसान भावनात्मक और जैविक स्तर पर एक दूसरे के साथ तालमेल में आ जाते हैं। अब अगर यही तालमेल टूट जाए, मान लीजिए बच्चा रो रहा है पर कोई उसे नहीं सुनता, तो दिमाग में स्ट्रेस सर्किट्स सक्रिय हो जाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है, एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है और यही आदत बन जाती है। हर तनाव के समय दिमाग वही पुराना खतरे वाला पैटर्न दोहराने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है, हीलिंग भी रिश्तों से ही होती है। जिस तरह रिश्ते हमें तोड़ सकते हैं, उसी तरह सही रिश्ते हमें जोड़ भी सकते हैं। जब कोई हमें सुनता है, हमारी भावनाओं को समझता है या बस हमारे साथ मौजूद रहता है, तो दिमाग फिर से रीवायरिंग शुरू कर देता है। धीरे धीरे पुराने डर, पुराने घाव भरने लगते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है रिलेशनल रिपेयर। डॉ सिगल ने इस हीलिंग को द पावर ऑफ प्रेजेंस कहा है, यानी किसी के जीवन में पूरी जागरूकता और संवेदनशीलता के साथ मौजूद रहना। आपको किसी का दर्द मिटाना नहीं है, बस वहां रहना है पूरी उपस्थिति के साथ। क्योंकि जब कोई अकेला महसूस करता है तो उसका दिमाग बिखरता है, और जब कोई समझा हुआ महसूस करता है तो वही दिमाग फिर से जुड़ने लगता है। अब जरा गहराई से सोचिए, हर बार जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप केवल एक रिश्ता नहीं निभा रहे, आप उसके दिमाग की संरचना को थोड़ा सा बदल रहे हैं। यानी हर संवेदनशील रिश्ता किसी के जीवन में न्यूरोसाइंस का चमत्कार कर सकता है। तो दोस्तों, अब जब हम पूरी किताब डेवलपिंग माइंड आर्ट के सफ़र से गुजर चुके हैं, तो आइए संक्षेप में समझते हैं इस किताब का असली संदेश क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। डॉक्टर डैनियल सिगल ने बताया कि हमारे मन, दिमाग और रिश्ते एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग करके देखना असंभव है। एक माइंड, मन केवल सोचने की मशीन नहीं है, यह एक जिंदा नेटवर्क है जो अनुभव, यादें, भावनाएं और रिश्तों से बनता है। दो दिमाग कभी स्थिर नहीं है, यह हर अनुभव, हर याद और हर संबंध के साथ बदलता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की क्षमता खुद को फिर से बनाने की। 3 रिश्ते केवल भावनाओं के बंधन नहीं हैं,
वे हमारे दिमाग और मन के इनविजिबल आर्किटेक्ट्स हैं। वे हमें जोड़ते हैं, हमें सिखाते हैं और हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। हमने इस बुक में जाना कि मेमोरी सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि एक जीवंत पैटर्न है जो समय और अनुभव के साथ बदलता है। अटैचमेंट बच्चे को सुरक्षा देता है और बड़े होने पर रिश्तों में भरोसा और प्यार बनाने की क्षमता। इमोशंस हमारे अंदर की सिग्नल्स हैं जो हमें समझने, सीखने और जुड़ने में मदद करती हैं। सेल्फ रेगुलेशन हमें भावनाओं और तनाव के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। इंटरपर्सनल कनेक्शन दिखाती है कि रिश्तों की ताकत हमारे दिमाग को बदल सकती है और हमें एक बेटर ह्यूमन बना सकती है। सिगल कहते हैं, ह्यूमन कनेक्शंस शेप न्यूरल कनेक्शंस, यानी जो लोग हमारे जीवन में हैं वे केवल हमारे साथी नहीं, वे हमारे दिमाग के निर्माता भी हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। भले ही आपका बचपन कैसा भी रहा हो, भले ही पुराने घाव हों, आप अपने दिमाग को फिर से रिवायरिंग कर सकते हैं, बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ और नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित, खुशहाल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, यही है द डेवलपिंग माइंड का असली संदेश। आपका मन, आपका दिमाग और आपके रिश्ते मिलकर आपको वह इंसान बनाते हैं जो आप हैं, और इन्हें समझकर आप वह इंसान बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो चैनल बुक विजडम समरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हर हफ्ते दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान और समझने योग्य समरीज में लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था। याद रखिए, आपका मन हमेशा विकसित हो रहा है। इसे सही विचारों, सही आदतों और सही रिश्तों के साथ नर्चर करें, फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे विकसित होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और किताबों के इनसाइट्स लेकर आए तो बुक विजडम स्यूमेरीपुस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आइए अगले स्यूमेरी में फिर मिलते हैं, नई किताब, नई सीख और नई जर्नी के साथ।